नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी 2.0 के पूरे होते ही आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की पत्रकार वार्ता, गिनाई नमो की उपलब्धियां। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम के 60 होमगार्ड जवानों को 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर अस्पताल के अधीक्षक से फरियाद लगाने की कही इन्होंने बातें। जमशेदपुर के जोगसलाई पुलिस को लगी बड़ी सफलता, हाथ चोरी के 4 दोपहिया वाहनों के साथ पुलिस ने किया 2 लोगों को गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी 2.0 के पूरे होते ही आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पत्रकार वार्ता कर मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस दौरान मोदी सरकार को हर कसौटी पर खरा बताते हुए कहा कि पहले कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का उन्होंने काम किया है। इसके अलावे सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर मुद्दा, ट्रिपल तलाक, अयोध्या विवाद से लेकर वैश्विक संकट कोरोना महामारी से लड़ने और इससे निपटने हेतु 20 लाख करोड़ पैकेज केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने का उन्होंने स्वागत किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सबसे पहले निजी स्कूलों के मामले पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयान को हास्यास्पद बताते हुए कहा, ऐसी सरकार नहीं चलती है। उन्होंने बताया, सरकार इच्छा शक्ति से चलती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड सरकार को निजी स्कूलों के मामले में पहल करने की नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि कुछ पैकेज निजी स्कूलों को भी देनी चाहिए ताकि वे अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को भुगतान कर सके। वहीं प्रवासी मजदूरों के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के स्टैंड क्लियर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को बतानी चाहिए कि 8 से 9 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही है, क्योंकि मनरेगा से 8 लाख मजदूरों का पेट नहीं भर सकते। उन्होंने अपने कार्यकाल में बनाए गए पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर झारखंड सरकार उन पॉलिसियों पर काम करती है तो निश्चित तौर पर प्रवासी मजदूरों को उसका फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि 2015 में झारखंड की सत्ता संभालने के बाद 15 से 16 पॉलिसी उनकी सरकार ने बनाई थी, जिससे हर सेक्टर के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। अगर सरकार चाहे तो उन पॉलिसियों को अमल में लाकर प्रवासियों और हुनरमंद युवाओं को रोजगार मुहैया करा सकती है। उन्होंने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए लोन की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की भी बातें कही, ताकि राज्य में औद्योगिक माहौल बेहतर बन सके। मोदी सरकार के पार्ट 2 की 1 वर्ष की उपलब्धि देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक गठित भाजपा नीत एनडीए की सरकार इस कसौटी पर 100% सफल नजर आते हैं। इस कार्यकाल में गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने जो कार्यक्रम चलाया, उससे दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। इन कार्यक्रमों में गरीबों का बैंक खाता खोला जाना, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली, आवास और शौचालय की सुविधा देना। तो सर्जिकल स्ट्राइक एवं एयर स्ट्राइक, वहीं 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी, आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त कर देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया गया। ट्रिपल तलाक का अभिशाप झेल रही महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए भी कानून बनाया गया। हम देख रहे हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में शुरू भी हो चुका है। भारत जैसे देश 130 करोड़ की आबादी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदृष्टा के कारण इस हालत पर और भारत की जनता के सहयोग से इस हालत पे हम सब ने काफी काबू पाया। मैं मुख्यमंत्री बनने के साथ ही 2015 में और 16 में अनेक करीब 15-16 से ज़्यादा पॉलिसी हमने बनाई, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे टूरिज्म पॉलिसी हो, चाहे सोलर पॉलिसी हो, चाहे टेक्सटाइल पॉलिसी हो, फुटवेयर पैलेस पॉलिसी हो,
फूड प्रोसेसिंग प्लांट पे पॉलिसी हो। इसलिए सिर्फ बयानबाजी करके जनता को दिग्भ्रमित ना करते हुए सरकार को मेरी सलाह होगी कि जो नीति निर्माण हुई, जो पॉलिसी निर्माण हुई, क्योंकि कोई भी निवेशक तभी जाएंगे उस राज्य में जब उसकी पॉलिसी बनी, सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। तो सरकार को ये जो प्रवासी मजदूर झारखंड से आए हैं, मुख्यमंत्री का बार बार बयान आता है कि हम सबको यहाँ रोजगार देंगे, तो रोजगार देने की रूपरेखा क्या? सिर्फ मनरेगा से हम बेरोजगारी झारखंड से समाप्त नहीं करें। तो सरकार को खुलासा करनी चाहिए कि प्रवासी मजदूर के लिए हम रोजगार की क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम के 60 होमगार्ड जवानों को पिछले 3 महीने से न वेतन मिला है न ही भत्ता। वहीं इन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर अस्पताल के अधीक्षक तक फरियाद लगाए जाने की बातें कही। बावजूद इसके न तो वेतन मिल रहा है न ही भत्ता। इसको लेकर अस्पताल की सुरक्षा में तैनात जवान अब आंदोलन की रणनीति में जुट गए हैं, जहां इन्होंने जल्द ही जिले के उपायुक्त से मिलकर अपनी मांगों को रखने की बातें कही। इस संबंध में जवानों ने बताया कि मार्च से पहले अस्पताल की सुरक्षा में 30 जवान लगे थे, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री और जिले के उपायुक्त के पहल पर अस्पताल में 30 और जवानों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई। लेकिन इतने बड़े संकट के दौर में भी पिछले 3 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है और न ही भत्ता, जिससे उनके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एमजीएम अस्पताल में आपका पहले से 30 सुरक्षाकर्मी मौजूद थे हम लोग, और अस्पताल की सुरक्षा को देखते हुए जो है मार्च में माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार जो है 60 जवानों की प्रतिनियुक्ति यहाँ पर की गई। उन जवानों का लगभग ड्यूटी करते हुए 3 महीना पूरा हो गया, लेकिन अभी तक जो है उनके भत्ते का जो है निकासी का कोई भी शुभ उगाहट नहीं है कि उनका वेतन मतलब उनका भत्ता कहाँ से आएगा और कौन देगा। इसके लिए एमजीएम अधीक्षक से भी हम लोग बार बार मिल चुके हैं कि सर ऐसा बात है, और 60 जवानों का जो है भत्ता लंबित है। क्योंकि इतनी बड़ी महामारी में जो है सरकार सब पे ध्यान दे रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है 60 जवान जो आज 3 महीने से जो है भुखमरी के कगार पर हैं। जमशेदपुर के जुगसलई पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। चोरी के 4 दोपहिया वाहनों के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, दोनों युवक जुगसलई के रहने वाले हैं, जिनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। विगत 6 जून को जुगसलई एमी स्कूल रोड के पास से एक स्कूटी की चोरी हुई थी, जिस संबंध में पीड़ित द्वारा जुगसलई थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर जुगसलई थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी के दौरान चोरी के स्कूटी के साथ जुगसलई निवासी मोहम्मद शाहरुख व मोहम्मद बाबू को पुलिस ने धर दबोचा। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की एक मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी को जब्त कर लिया। बता दें, गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं, जिनका विभिन्न थानों में आपराधिक इतिहास रहा है। ओडिशा के ढेंकनाल जिले में हुए एक प्रशिक्षण विमान हादसे में जमशेदपुर निवासी एक पायलट समेत 2 लोगों की मौत हो गई। जमशेदपुर के सीताराम डेरा निवासी पायलट संजीव झा की मौत इस हादसे में हो गई। बताया जाता है कि यह हादसा सोमवार सुबह हुआ। सोमवार को ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित गति फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के विमान से ट्रेनिंग देने वाले पायलट संजीव झा पायलट की ट्रेनिंग ले रही तमिलनाडु की युवती को ट्रेनिंग दे रहे थे। इसी बीच ढेंकनाल के पास अचानक पायलट ने विमान पर नियंत्रण खो दिया और अचानक विमान सीधे जमीन पर जा गिरी, जिससे दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने के क्रम में दोनों की मौत हो गई। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक बार फिर से सफाई की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वैसे इसका खुलासा अस्पताल के सफाई कर्मचारियों द्वारा अस्पताल के अधीक्षक को स्वास्थ्य मंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन से हुआ है, जिसमें सफाई कर्मियों ने साफ तौर पर मांग किया है कि अगर 7 दिनों के भीतर अस्पताल में सफाई कर्मियों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है तो सभी सफाई कर्मी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे।
इस संबंध में सफाई कर्मियों ने बताया कि पूर्व में अस्पताल में 120 सफाई कर्मी हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में महज 40 सफाई कर्मियों के भरोसे पूरे अस्पताल की सफाई का जिम्मा है। इन्होंने बताया कि कोरोना संकट काल में भी इन्हीं 40 सफाई कर्मचारियों ने दिन रात अपनी सेवा दी, जिससे इनका मानसिक और दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने बताया कि अगले 7 दिनों के भीतर अगर मंत्री की ओर से किसी प्रकार का आदेश नहीं आता है तो वे सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। वैसे इन्होंने बताया कि पूर्व में भी उनके द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है। मामला ये 1.5 वर्ष पुराना है, जब स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा 120 सफाई कर्मचारियों की जगह, जो आउटसोर्स सफाई कर्मचारी हैं, उनकी जगह संख्या सिर्फ 40 कर दी गई घटाकर। ये मामला 1.5 वर्ष से चले आ रहा है। अब हम वो दंश झेल रहे हैं सभी सफाई कर्मचारी। काम का इतना ज़्यादा दबाव बढ़ गया है। अब विशेषकर ये कोरोना जैसे असाधारण संक्रमण काल में सरकार से बार बार हम प्रत्येक स्तर पर मांग कर रहे हैं कि हमारी संख्या बल में वृद्धि की जाए। ना तो सरकार इसमें कोई रुचि ले रही है, ना ही विभागीय मंत्री रुचि ले रहे हैं। उसी के संबंध में हमने आज माननीय मंत्री महोदय को बड़ी उम्मीद के साथ द्वारा अधीक्षक ये ज्ञापन सौंपा है कि सफाई कर्मचारियों की संख्या अविलंब बढ़ाई जाए, अन्यथा 7 दिनों के बाद हम जो है सब लोग सामूहिक अवकाश पर जाने को। जमशेदपुर के अधिवक्ताओं का तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रहा। वहीं अधिवक्ताओं ने साफ कह दिया है कि जब तक बार भवन को खोलने का आदेश जारी नहीं किया जाता तब तक पेन राउंड स्ट्राइक जारी रहेगा। इस संबंध में जमशेदपुर के अधिवक्ताओं ने इसके लिए बार काउंसिल को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि पूरे देश के सरकारी संस्थान खुल गए हैं, लेकिन बार भवन को बंद कर अधिवक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। प्रचंड गर्मी और बेमौसम बरसात से अधिवक्ताओं और उनके क्लाइंट को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एडवोकेट को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो पूरे लोग देख रहे हैं। आम एडवोकेट को बैठने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो रही। हमारी दोनों बार भवन को खोल दिया जाए। पहले भी एक बार भवन को खोल के रखा गया, अगर किसके कैपेसिटी में खुला था ये बताने का कोई कोशिश नहीं किया जा रहा। अगर वो खुला था तो इस बार भवन को भी खोला जाए। और वीसी एडवोकेट की सुविधा के लिए बनी है, 2 वीसी है यहाँ, लेकिन दोनों वीसी को बंद करके रखा गया है। और दिमाग लग रहा है 10-10 लाख का वीसी लगा हुआ, किसके लिए? फायदा के लिए बनाया था, एडवोकेट के लिए, इस स्थिति के लिए काम के लिए था। और वो दोनों वीसी बंद कर दिया गया, जिससे एडवोकेट लोगों को सुविधा एकदम असुविधा हो रहा है। और इसके लिए सारे एडवोकेट आज लोग 3 दिन से कंटिन्यू आंदोलन, और ये आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत पारिवारिक विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर तेज हथियार से हमला कर दिया, जिससे 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बागबेड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि 25 फरवरी को उनके रिश्तेदार उमेश पांडे की मृत्यु हो गई थी। मृतक के परिजनों के पीछे हट जाने के बाद मानवता के नाते उनके द्वारा उमेश पांडे को मुखाग्नि दी गई। तब से लेकर लगातार उमेश पांडे के परिजन उन पर धन के लालच का आरोप लगाने लगे और कई बार उनके और उनके परिवार के लोगों पर आत्मघाती हमला भी कर चुके हैं। उन्होंने बताया ये सभी घर के बाहर बैठे थे, तभी शराब के नशे में उनके रिश्तेदार मुकेश नाथ पांडे व उनके परिजनों द्वारा इन सभी पर तलवार पत्थर से हमला कर दिया गया। इस संबंध में बागबेड़ा थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि पारिवारिक विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में करवाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रोड नंबर 6 में आज 2 परिवार के बीच में झंझट हुआ है आपस में, और दोनों पक्ष में एक दूसरे को मारपीट किए हैं, जो दोनों पक्ष घायल हुए थे और इलाज कराया गया है। अग्रिम कार्रवाई किया जा रहा है। जमशेदपुर के सुनारी थाने से 200 मीटर की दूरी पर स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर के पास एक 50 से 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मंदिर के पीछे झाड़ियों में पाया गया।
उधर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सुनारी थाना पुलिस को दी। सुनारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। वैसे शव को देखकर ऐसा लग रहा है कि शव काफी दिनों से वहां पड़ा है। शव से बदबू भी आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि करीब 3-4 दिन पहले का ये शव है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मृतक है कौन और यहाँ कैसे पहुंचा। एक हम लोग बगल में थाना के थोड़ा सा दूरी में एक थोड़ा झाड़ी टाइप का है, वहाँ पर उम्र करीब 50-60 साल उम्र है। सूचना मिले कि एक आदमी अंदर में गिर कर मरा हुआ है। तो हम लोग अभी इसका जांच कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि आदमी कहाँ का रहने वाला है। जमशेदपुर में संपूर्ण घाघेड़ी विकास समिति के द्वारा बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना को अविलंब धरातल पर उतारने की मांग राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई गई है। बता दें कि ये परियोजना वर्षों से अधर में लटकी हुई है, जबकि इसको लेकर कई एक बार धरना प्रदर्शन और पैदल यात्रा की जा चुकी है। वैसे वर्ष 2018 में इस योजना को शुरू हो जाना चाहिए था, जबकि वर्ष 2020 हो जाने के बावजूद पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है। समिति के लोगों ने सोमवार को इसको लेकर एक बार फिर से जिले के उपायुक्त से मुलाकात की और राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया। इन्होंने कहा कि इसको लेकर रांची तक पैदल यात्रा की गई, बावजूद इसके कार्य 80% पूरा होकर भी योजना अधर पर लटक गई है। वहीं इन्होंने कहा कि दोबारा समिति ने इसके लिए आंदोलन शुरू किया। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे दिल्ली तक पदयात्रा की जाएगी। संपूर्ण घाघेड़ी विकास समिति के माध्यम से आज हम लोग जो है 2005 से क्रमबद्ध जो बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर जो हम लोग जन आंदोलन कर रहे थे, आज उसी के तहत बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना अभी तक धरातल पर नहीं आई। बार बार हम लोग को झूठा आश्वासन प्राप्त होते रहा। आज मजबूर होकर के पुनः हमारा संपूर्ण घाघेड़ी विकास समिति जो है पुनः आज सड़क पर उतरी है। जिला प्रशासन अविलंब बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को उतार कर हम तमाम जनता जनार्दन को जो 113 गांव है और 19 पंचायत है, इन पंचायतों में पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराए। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने विधानसभा राजभवन का घेराव किया, 397 बार धरना प्रदर्शन घेराव किया, उसी प्रकार से हम लोग जमशेदपुर से दिल्ली तक की पदयात्रा करके हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाएंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने रांची तक का पदयात्रा किया था और विधानसभा का घेराव किया, हम लोग जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हम लोग राजभवन का घेराव करेंगे जब तक बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना धरातल पर नहीं आती है। जमशेदपुर में लॉकडाउन के दरमियान कई संस्थाओं ने अपने स्तर पर गरीबों की सेवा की। शहर की एक संस्था रोशनी सेवा समिति के द्वारा लॉकडाउन खुलने के बाद छात्रों की शिक्षा और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की दिशा में कार्य किया जाएगा, जिसकी समाज को वाकई जरूरत है। विगत 65 दिनों से रोशनी सेवा समिति के द्वारा लगातार गरीबों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा था, जिसका समापन सोमवार को किया गया। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखा गया। संस्था के सदस्य अब लॉकडाउन समापन के बाद छात्रों की शिक्षा तथा बुजुर्गों के स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इस समिति में ज्यादातर छात्र वर्ग के युवा हैं, जो खुद अपने पॉकेट मनी से लोगों की सेवा में लगे हैं। संस्था के सचिव के अनुसार बिना किसी लोभ के युवा वर्ग ने इस कार्य को संपन्न किया है। साथ ही आगे शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में संस्था कार्य करेगी, जो लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे अहम समस्या बनने जा रही है। देखिए, ये रोशनी सेवा समिति जो है पिछले 65 दिनों से हम लोग यहाँ का गरीब मजदूर लोगों को 65 दिनों से खाना खिला रहे हैं पक्का। अब लॉकडाउन खुल चुका है, लोग काम पर लौट रहे हैं। सब रोशनी सेवा समिति अपने स्तर से बच्चों के पढ़ाई के लिए हो या किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य का समस्या हो, किसी भी तरह का प्रयास हो, बिजली से लेकर पानी से लेकर शिक्षा से लेकर कुछ भी समस्या हो, हम लोग अपने स्तर से प्रयास करेंगे। रोशनी सेवा समिति सदैव आगे रहेगी यहाँ के समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।